ग्रेट मॉर्निंग डियर्स। आज हम बात करेंगे सुबह सुबह एलिंगम डायग्राम्स की। ये क्या हैं? ये मेटलर्जी में भी आते हैं और थर्मोडायनामिक्स में भी आते हैं। खतरनाक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों कंबाइन हो रहे हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आज आइए इनको मास्टर करेंगे हम आज के 5 मिनट केमिस्ट्री में हमारे साथ। हैं क्या बनाइए, क्या क्या बना रहे हो ये सब? देखिए, अगर आप अलग अलग कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, अगर ये प्लॉट करना चाहते हैं, तब लोग बनाते हैं एलिंगम डायग्राम्स। तो क्या बनाते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या 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 बोला? थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? जिस टेम्परेचर पर डिकंपोज करके, जिस टेम्परेचर तक हीट करके कोई गिवन पदार्थ डिकंपोज कर जाए, ध्यान रखना, मेल्ट करे, वेपराइज हो ना ना, जब डिकंपोज कर जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो थर्मली अनस्टेबल हो गया है। इसका मतलब जितने हाई टेम्परेचर पर डिकंपोज होगा, उतनी ही थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये हम निकालना चाहते हैं कि किस टेम्परेचर पर जाकर वो कंपाउंड डिकंपोज करने लग जाएगा और क्या हम वो सब एलिंगम डायग्राम्स की मदद से देख सकते हैं? जवाब है हां। कंपाउंड्स तो कोई भी डील करे जा सकते हैं, लेकिन यहां हम लार्जली पसंद करते हैं ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स के लिए। और मेटलर्जी में विशेष महत्व भी है किसका? ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स का, लार्जली ऑक्साइड्स का। आज का 5 मिनट केमिस्ट्री ऑक्साइड्स के एलिंगम डायग्राम पर आधारित है। वही हमारे काम का है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। पता क्या चलेगा? हमने कहा था स्टेबिलिटी जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा। अब स्टेबिलिटी से फील क्या आती है? थर्मल स्टेबिलिटी आप निकाल सकते थे, ऑफ कोर्स, नो डाउट, एक्सपेरिमेंट करके निकाल सकते हैं। थर्मो के हिसाब से देखें तो हम डेल्टा जी के टर्म्स में बात कर सकते हैं। अच्छा, डेल्टा जी के टर्म्स में क्या बात करेंगे? हम कहेंगे डेल्टा जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे, वैसे वैसे डेल्टा जी का क्या होगा? डेल्टा जी बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है ना? डेल्टा जी टिपिकली इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हां जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस लगभग कांस्टेंट्स होते हैं। दे आर वेरी वेरी वीक फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर। प्रैक्टिकली आप इन्हें कांस्टेंट मान लीजिए। अगर ऐसा है तो ये y बराबर mx प्लस सी, ये वाला फॉर्मेट लगता है, जहां माइनस डेल्टा एस हो गया स्लोप, टेम्परेचर हो गया एक्स एक्सिस पर, आप देखिए, और डेल्टा जी को हमने प्लॉट किया है किस पर? वाई एक्सिस पर। अच्छी बात है। अगर मेटल्स का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ले लें, अगर मेटल्स का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ले लें, मेटल सॉलिड, मेटल ऑक्साइड सॉलिड और ऑक्सीजन गैस, तो सॉलिड प्लस गैस से बन रहा है सॉलिड। गैस सॉलिड में बदल रही है, गैस की रैंडमनेस ज्यादा होती है, सॉलिड की रैंडमनेस उतनी नहीं होती। तो आप पाएंगे कि डेल्टा एस फॉर ऑल सच ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इज डेफिनेटली नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव है तो माइनस डेल्टा एस पक्का पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहां पे जो स्लोप है ये पक्का पॉजिटिव होगा। प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब समझिए, अगर कभी डेल्टा जी नेगेटिव है तो एक लिमिट ऐसी भी आएगी कि जब वो जीरो की मर्यादा क्रॉस करके पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसका मतलब मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाना अब स्पॉन्टेनियस नहीं रहा, इनफैक्ट उल्टा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कौन सा? कि जब मेटल ऑक्साइड टूटकर वापस मेटल और ऑक्सीजन बना दे। और जहां पर ये डेल्टा जी जीरो क्रॉस करेगा, हम वही बोल देंगे कि ये वो टेम्परेचर है जिसको क्रॉस करने पर, जिसको पार कर जाने पर मेटल ऑक्साइड टूटकर वापस मेटल और ऑक्सीजन बना देते हैं। उसके नीचे ही ऑक्सीडेशन संभव है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। ये टिपिकल फैक्टर है। सिर्फ सिल्वर का उदाहरण हमने यहां दिया है, पर सिल्वर ही नहीं, सारे मेटल ऑक्साइड्स की कहानी है। क्यों? मेटल्स भी सारे सॉलिड लिक्विड हैं, ऑक्साइड भी अधिकांश सॉलिड ही है, एक आध रेयर केस में लिक्विड होता है, मे बी जैसे Mn2O7 वगैरह, बट अदरवाइज सब केस में यही कहानी है। अच्छा, वो तो ठीक है, पर एलिंगम डायग्राम होता कैसा है, दिखता कैसा है? और आइए अब देखते हैं इस बड़े और विशालकाय एलिंगम डायग्राम को, जो असली डायग्राम है। पिछले में तो हमने आपको बेसिक समझाया था ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। यहां हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले यूज क्या है इतने विशालकाय और खतरनाक लुकिंग डायग्राम का? नंबर 1, अलग अलग मेटल्स की, अलग अलग ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी, उनके रिएक्ट करने की टेंडेंसी टेम्परेचर के साथ घटती बढ़ती रहती है। किसी लो टेम्परेचर पर कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो सकता है, हाई टेम्परेचर पर वही मेटल कम रिएक्टिव हो सकता है, या वाइस वर्सा। ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, इसलिए हमने डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना दिया है। अच्छा, और बहुत सिंपल चीज, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है पर कंक्लूजन बड़ा सिंपल है। क्या? जो नीचे है मेटल, या जो एलिमेंट नीचे है, लिखिए साफ साफ,
जो एलिमेंट नीचे है वो ऊपर वाले ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके खुद अपना ऑक्साइड बना लेगा। लोअर द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, मोर इज इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्साइड बाय रिड्यूसिंग द ऑक्साइड्स प्लेस्ड अबव इट इन एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम में जो किसी भी एक टेंपरेचर पर, मान लीजिए आप ये 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेंपरेचर ले रहे हैं। अब यहां पे आप देखिए नीचे कौन है, ये लाइन है मैग्नीशियम की और ये लाइन है किसकी, टाइटेनियम की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 400 डिग्री सेल्सियस पर अगर टाइटेनियम का ऑक्साइड आप लें, TiO2 ले, और अगर आप उसको रिएक्ट कराएं मेटालिक मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा MgO में एंड TiO2 विल बी रिड्यूस्ड टू टाइटेनियम। लेकिन टाइटेनियम के ऊपर है कौन, जिंक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर जिंक ऑक्साइड आप लें और उसमें आप टाइटेनियम डालेंगे तब क्या होगा, टाइटेनियम जिंक से बेहतर है, तो टाइटेनियम खुद ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा TiO2 एंड ZnO विल बी अगेन रिड्यूस्ड बैक टू Zn। इसके भी जाएं यहां बीच में देखिए, ये किसका लाइन है, ये लाइन है मैंगनीज की। अगर ये लाइन है मैंगनीज प्लस O2 गिविंग यू MnO। अच्छा, तो क्या यह हो सकता है कि जिंक मेटल आप MnO में डालें, MnO इज रिड्यूस्ड टू Mn एंड जिंक फॉर्म जिंक ऑक्साइड? ना, जो ऊपर वाला है उसकी ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी कम है, जो नीचे वाले हैं वो खुद ऑक्सीडाइज होकर ऊपर वालों को रिड्यूस कर देते हैं। यह प्रिंसिपल है किसका, एलिंगम डायग्राम का। डायग्रामेटिकली ये ग्राफ जिन्होंने बनाया उन्होंने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फेस करी, पर यूज करने में बड़ा सिंपल है। जिस भी टेंपरेचर पर आप इसको यूज करना चाहें, उस टेंपरेचर पर देखिए जो है नीचे वो उतने ही मजे से हो जाएगा ऑक्सीडाइज और ऊपर वालों को कर देगा रिड्यूस। दैट्स इट। इतना ही कॉन्सेप्ट है किसका, एलिंगम डायग्राम का। इसमें कार्बन का बड़ा स्यापा होता है। सब कार्बन क्या करता है, कार्बन मेटलर्जी में बड़ा पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दो लाइनें, जो ब्लू लाइन है वो है C+O2 गिविंग यू CO2 की, जिसमें वन गैस दोनों तरफ है, तो डेल्टा S क्लोज टू 0 है, इसलिए लगभग हॉरिजॉन्टल लाइन है। दूसरी है C+½ गिविंग यू CO। यहां पर देखिएगा 1 मोल गैस का है रिएक्टेंट में और 2 मोल गैस के हैं प्रोडक्ट्स में, एंट्रोपी घटने की बजाय बढ़ रही है, तो यहां पे स्लोप नीचे हो गया है इसका। अच्छा, इसका कोई फायदा है? हां जी, बिल्कुल फायदा है। आप देखेंगे अगर आप किसी चीज को कार्बन डाल के रिड्यूस करना चाहते हैं, कोयले डालकर रिड्यूस करना चाहते हैं, कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, CO2 बनाए, या एक और ग्राफ हो सकता था जिसमें कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और CO बनाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? जवाब है हां, हो सकता है। कार्बन किस किस को रिड्यूस कर सकता है? जिनके ऊपर है उनको रिड्यूस नहीं कर सकता, जिनके नीचे है उनको कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास यहां पर कोबाल्ट है, इस टेंपरेचर पर आप देखेंगे कोबाल्ट के ऑक्साइड के नीचे है कार्बन। इसका मतलब इस कोबाल्ट ऑक्साइड में कार्बन डाल के अगर आप गर्म करेंगे तो कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड कोबाल्ट ऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड टू कोबाल्ट। यही नहीं, मजेदार बात है, इन दोनों लाइनों के बीच में अगर कुछ है तो आप देखिए, जैसे यहां पर आप देखें, ये इस पॉइंट पर ले लीजिए, ये लाइन किसकी है? ये लाइन है हमारे मैंगनीज ऑक्साइड की। अगर इस टेंपरेचर पर आप देखेंगे तो इस टेंपरेचर पर अगर कोयलों के साथ गर्म करेंगे इसे, तो रिएक्शन क्या होगा? इस टेंपरेचर पर क्या C विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड MnO विल बी रिड्यूस्ड टू Mn? नो। बट एक दूसरा रिएक्शन हो सकता है, कौन सा? कार्बन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ज्यादा फेवरेबल रिएक्शन आप देखें, एंड दैट कैन रिड्यूस MnO बैक टू Mn। और भी कुछ? वेल, टिपिकल रिएक्शन तो ऐसे ही आपके पास। हां, एक और रिएक्शन ऑफ कोर्स संभवतः CO का ऑक्सीडेशन होकर CO2 हो जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होती है और ये भी कहीं कहीं आती है। इसका कंसेप्ट क्या है? इसका भी हूबहू वही है, जिसके नीचे है ऊपर वालों को रिड्यूस कर देगी और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो जैसे आयरन के केस में अगर आप देखें, आयरन ये ऊपर जा रहा है, मेटलर्जी में शायद आपने आयरन की सुना होगा कि Fe2O3 इज रिड्यूस्ड बाय CO। तो प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट आयरन की मेटलर्जी में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। एलिंगम डायग्राम से आप साफ साफ देख भी सकते हैं। वन लाइन कॉन्सेप्ट, जो है नीचे वो होगा ऑक्सीडाइज और वो ऊपर वालों के ऑक्साइड्स को करेगा रिड्यूस। दिस इज द एसेंस ऑफ एलिंगम डायग्राम ऑफ ऑक्साइड्स एज यूज्ड इन मेटलर्जी। आज थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया है, बट डायग्राम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ा। हैव अ ग्रेट डे, हैव फन, एब्सोल्युटली एंजॉय एंड सी इट वंस अगेन। ध्यान रखना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में काम आते हैं। थोड़ा भारी आज का काम, अगर जरूरत पड़े तो एक बार फिर देख लेना। कीप वॉचिंग डेली 5 मिनट केमिस्ट्री बाय शिशिर मित्तल। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव फन।